जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ कविता। वेलकम टू द लर्निंग गैंग। आज हम लोग पूरे 5 दिन के बाद मिल रहे हैं। आप लोग को शायद लग रहा होगा कि जो 5 दिन में एक बार शक्ल दिखा रही है वो क्या ही सीटेट में हमारी हेल्प कर पाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और विश्वास कीजिए, मैं अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आमुख से जुड़े कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि एक, बच्चा विद्यालय पूर्व के अनुभवों के साथ स्कूल जाता है। सही बात है ये। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उससे पहले के समय के या उससे पहले के जीवन के जो वो अपने परिवार के साथ जीता है, पड़ोस के साथ जीता है, उसके पास अनुभव होते हैं। दो, बच्चों के अपने अनुभव ज्ञान के निर्माण में सहायक होते हैं। ये भी सही बात है। बच्चा जो पहले सीख चुका है उसके बेस पे वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तीसरा, स्कूली जीवन एवं बाहरी जीवन को संबंधित करने से सीखना सरल हो जाता है। ऑब्वियसली इसीलिए तो एनसीएफ 2005 बार बार में ये बात कह रहा है कि हमें स्कूल के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। तो ये तीनों ही कथन सही लग रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 1 व 3, डी 1 2 व 3। इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 व 3, क्योंकि तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, बच्चों के लिए पढ़ना बोझ व दबाव मुक्त रहे, इसके लिए आवश्यक है कि एक, बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाए। 2, सीखने की प्रक्रिया को यथासंभव स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। 3, सीखने की प्रक्रिया गतिविधि आधारित हो। और 4, बच्चों की उपलब्धि तथा मूल्यांकन का आधार मात्र पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री को न माना जाए। देखिए, कथन तो चारों सही लग रहे हैं। ये पूछ रहा है कि पढ़ने को बोझ और दबाव मुक्त बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि रटाने की प्रवृत्ति को कम किया जाना चाहिए। स्कूल के और बाहरी जीवन के बीच में संबंध बैठाना चाहिए। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया गतिविधि आधारित बनानी चाहिए। बिल्कुल, जब बच्चा करके सीखेगा तो ऑब्वियसली वो इजीली सीख पाएगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगी सीखने में। और बच्चों की उपलब्धि और मूल्यांकन का आधार पाठ्यपुस्तक को नहीं माना चाहिए, उसमें और भी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन बी 2 व 3, सी ऑप्शन 1 व 2, डी ऑप्शन 1 व 3। इसमें देखिए एक स्टेटमेंट छूट गया है। आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन ए, जिसमें चारों कथन सही होंगे। ए में आप लोग प्लस कर लीजिएगा। ए 1 2 3 व 4। नेक्स्ट है, गलत को चुनिए। ए, शिक्षा का तात्पर्य मात्र किताबी ज्ञान नहीं है। सही बात है, किताबी ज्ञान को आप शिक्षा नहीं कह सकते हैं क्योंकि बच्चा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीखता है। दूसरा है, बच्चे सूचना के संग्रहकर्ता मात्र नहीं है। ये भी बात सही है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे केवल सूचना को इकट्ठा करने वाले नहीं हैं और ये माना भी गया है कि बच्चे एक निर्णय वैज्ञानिक के रूप में सीखते हैं। सी है, परीक्षा का आधार मात्र पाठ्य पुस्तक को बनाया जाना चाहिए। ये गलत है। हमने अभी अभी पिछले प्रश्न में देखा भी है कि पाठ्य पुस्तक के अलावा मूल्यांकन या परीक्षा के लिए अन्य चीज़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए। डी है, दैनिक समय सारणी में लचीलापन होना चाहिए। तो देखिए, इसमें से ए बी और डी तो सही लग रहे हैं और ये पूछ रहा है गलत को चुनिए, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, परीक्षा का आधार मात्र पाठ्य पुस्तक को बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 किस संकल्पना का समर्थन करता है। ए, व्यवहारवादी संकल्पना, बी, संज्ञानवादी संकल्पना, सी, निर्मितिवादी संकल्पना और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एनसीएफ 2005 जिस अप्रोच को अप्रिशिएट करता है वो है हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसे हिंदी में निर्मितवादी उपागम या निर्मितवादी संकल्पना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक के विषय में सही नहीं है। देखिए, सही नहीं है पूछा गया है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। एक, पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक तथ्यों का संग्रह होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। यदि सिर्फ फैक्ट्स होंगे टेक्स्ट बुक में तो फैक्ट तो सिर्फ रटने के काम आते हैं, ये गलत है। सेकंड है, पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री में गतिविधियों को भी स्थान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
कि एक्टिविटी बेस्ड जब कंटेंट होगा तो बच्चे इजीली लर्न कर पाएंगे। तीसरा कथन है पाठ्यपुस्तक की पाठ्यवस्तु का क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उससे एक तारतम्यता बनी रहती है। बच्चा पहले सरल चीज़ सीखता है और उसके बाद में उससे थोड़ी जटिल और उससे थोड़ी जटिल, इस तरह से उसके सीखने का स्तर भी बढ़ता जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए 1 व 2, बी 1, सी 2 व 3 और डी कोई नहीं। तो देखिए पूछ रहा है सही नहीं है, तो नहीं तो है कौन सा, कथन एक जो है वो गलत है कि पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक तथ्यों का संग्रह होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्कूली जीवन तथा बाहरी जीवन के अंतर को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि 1. सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के बाहरी जीवन के अनुभवों को पर्याप्त जगह दी जाए। 2. बच्चों को पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 3. सीखने की प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक के अलावा भी उदाहरणों को शामिल किया जाए। तो बाहरी जीवन और स्कूली जीवन के अंतर को मिटाने के लिए पूछ रहा है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्कूल के जो बाहरी जीवन के अनुभव हैं उनको भी लर्निंग प्रोसेस में एक जगह दी जानी चाहिए। बच्चों को इनिशिएटिव लेने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और थर्ड कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक के अलावा भी उदाहरणों को सिखाते समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी 1, 2 व 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सही को चुनिए एनसीएफ के संदर्भ में। मीन्स ये इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एनसीएफ की फुल फॉर्म। फर्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। सेकंड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यहाँ पे रूपरेखा भी लिखना है, छूट गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो स्टेटमेंट है कि बी ऑप्शन केवल 2 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की लिखा हुआ है केवल, यहाँ पे इसमें रूपरेखा ऐड करना है और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है प्रश्न 8, सही को चुनिए। सीखने की प्रक्रिया में बच्चा है 1. ज्ञान का सृजन करता, 2. सूचनाओं का संग्रह करता। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों और दोनों ही नहीं। तो देखिए बच्चे को ज्ञान का सृजन करता माना गया है, ना कि सूचनाओं का संग्रह करता। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में सहायक है 1. दैनिक समय सारणी का लचीला होना, 2. शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में, 3. पाठ्यपुस्तक एक साधन के रूप में और 4. बच्चे की खोजी या अन्वेषी प्रवृत्ति। देखिए स्टेटमेंट तो चारों ही सही हैं और ये चारों ही सीखने की प्रक्रिया में हेल्पफुल हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1, 2 व 3, बी 1, 3 व 4, सी 1, 2, 3, 4, डी 2, 3, 4। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 व 4। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका मानी गई है ए. संवाददाता की, बी. सूचना प्रदाता की, सी. सुविधा प्रदाता की और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुविधा प्रदाता की। आपने सुना होगा कि आजकल टीचर्स जो हैं वो एज फैसिलिटेटर काम करते हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है NCERT का विस्तृत रूप है। फ्रेंड्स देखिए वैसे ये क्वेश्चन आपको लग सकता है कि सिलेबस का नहीं है, लेकिन जब हम NCERT की बुक्स को खोलते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पे ही NCERT की फुल फॉर्म दी हुई है, तो मुझे लगता है कि हमें ये मालूम होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ए. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण परिषद, बी. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सी. राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद या डी. राष्ट्रीय शिक्षा के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। फ्रेंड्स वैसे मेरा सजेशन ये है कि आप NCERT की फुल फॉर्म को यदि इंग्लिश में ध्यान में रखें या याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब आपको इसकी इंग्लिश पता होगी तो आप हिंदी इजीली कर पाएंगे। देख लेते हैं एक बार। ए. नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
बी नेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल, सी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड डी रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल फॉर नेशनल एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखिए आपको इसलिए भी बताया है कि मान लीजिए सीटेट में नहीं भी आता है तो आप आगे जाके पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो मे भी वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले जो दो ऑप्शन हैं वो है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। देखिए इन दोनों ऑप्शंस में केवल फॉर और ऑफ का अंतर है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑप्शन सी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT की फुल फॉर्म होगी। ये थे कुछ प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कभी कभी पसंद नहीं आने वाली चीज़ों को भी लाइक कर देना चाहिए। बेशक आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन मुझे खुशी होगी कि यदि आप उस डिसलाइक की वजह को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट करेंगे। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शायद मैं पहली और आखिरी लड़की होंगी जो अपने मुंह से आप लोगों से डिसलाइक मांग रही है। फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको वीडियो की PDF मिल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट शब्द और कुछ प्रश्न। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।